नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। धामी सरकार का बड़ा फैसला बता दें। सेना के शौर्य को लेकर धामी सरकार ने फैसला किया है। पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला किया है। बोर्ड चाहता है कि बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हों। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उत्तराखंड में कुल 451 मदरसे हैं, जिनमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। मुफ्ती शमून कासमी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनके साथ कुछ शिक्षाविद और बुद्धिजीवी भी मौजूद रहे। उन्होंने रक्षा मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। जी के नेतृत्व के अंदर हमने एनसीईआरटी को लागू किया है, आधुनिकता से उन्हें जोड़ रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में ये महसूस करता हूं कि हमारे मदरसों के अंदर जो पाठ्यक्रम शामिल हो जाएगा तो उन्हें बहुत सारी हमारी जो सिमिलरिटी है उसके बारे में भी मालूम होगा और हम जल्दी ही पाठ्यक्रम समिति को बुला करके उस पर अमल करेंगे। विकासनगर में छात्रावास का शिलान्यास किया गया। बता दें, देहरादून के मांडूवाला स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में छात्रावास का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आरएएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने फूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। पृथ्वी कुल आयोजन के तहत छात्र छात्राओं ने अपना हुनर दिखाया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरस्वती विद्या मंदिर में किताबों की शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे देश की परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत अच्छा। यहाँ पर बच्चों को जहाँ किताबी शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता है। बच्चों के जो आने वाले समय में उनके मूल्य हैं, उन मूल्यों के प्रति भी उनको जागरूक किया जाता है, संस्कार सिखाए जाते हैं। अच्छे बच्चे यहाँ से निर्मित होते हैं जो देश के भविष्य हैं, देश के लिए काम आएंगे। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे जो संस्थान है हमारे और जो है बढ़ने चाहिए और ज़्यादा उनका विस्तार होना चाहिए। हर दृष्टि से वो हमारे देश के लिए जो सच्ची हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के घोतक हैं। उत्तराखंड सरकार लगातार गायों के संरक्षण और देखभाल का काम कर रही है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में गायों को बेहतर जीवन और गायों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे विभिन्न एनजीओ को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश की धामी सरकार लगातार गौवंश के संरक्षण और देखरेख के लिए देश में बेहतरीन कार्य कर रही है। देश में सबसे अधिक गायों को देने वाला शुल्क 80 रुपये प्रति गाय उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है। सरकार की नीतियों से गायों के संरक्षण कर रहे विभिन्न संगठनों को भी मजबूती देने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्राम गौसेवक योजना प्रदेश में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत शहरों में आवारा घूमने वाले गौवंशीय पशुओं को शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीण गोद ले सकते हैं और इन पशुओं को पाल सकते हैं, जिससे प्रदेश में गायों की स्थिति को और मजबूत किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में करीब 16,000 से अधिक निराश्रित गौवंश हैं। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो गायों के लिए निरंतर उनके संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है। हम अन्य प्रदेशों की बजाय उत्तराखंड को अगर देखें तो उत्तराखंड में भरण पोषण की धनराशि भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी मिल रही है, समय पे मिल रही है। और अब जो कल नया जियो प्रस्तावित हुआ है जिसमें गौशालाओं के निर्माण के लिए सरकार जो है 60% तक की सब्सिडी दे रही है। मेरा ये मानना है, मैं चूँकि इतने वर्षों से गौसदन का संचालन कर रहा हूँ, कि अगले 2 से 3 साल में आपको सड़कों पे गोवंश की संख्या, आवारा निराश्रित गोवंश की संख्या जो है वो 5 से 10% बड़ी मुश्किल से मिलेगी। ये गौशाला संचालकों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार जो है हर तरह से गौसदनों का बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रही है और गौमाता को संरक्षण देने के लिए, गौमाताओं को सुविधाएं देने के लिए सरकार का जो पूरा प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बजट जारी किया गया है। बता दें, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है। इसके लिए शासन से 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से
सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया था। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल मिलाकर 240 के आसपास है। देवभूमि से, सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है। तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है और उसमें अभी तक धनराशि अब बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है। ये विषय मैंने उनसे रखा था। मैं आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आज हमारे राष्ट्रीय खेलों में विजेता खिलाड़ियों को आज नगद इनाम धनराशि 15 करोड़ की जो है वो जारी कर दी है। उसका जीओबी विभाग ने जारी कर दिया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से उनका आभार और सभी हमारे पदक खिलाड़ियों को भी बहुत बधाइयाँ देती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में कवायद जोरों पर है। बता दें केंद्र सरकार ने इसके लिए देश भर में कई कार्यक्रम शुरू किए। इसको लेकर इस प्रस्ताव का प्रारूप, सुझाव और संस्तुति के लिए एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय समिति के सदस्य इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां ये सदस्य प्रदेश के विधायक, मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े राजनीतिक लोगों, सामाजिक संगठनों एवं बुद्धिजीवियों से मिलकर लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से जो है चौतरफा विकास हो सकता है, इसके संबंध में अपने सुझाव भी दिए हैं और वित्त समिति ने ये बात मानी है कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य ने जिस तरह से यहाँ मैनेजमेंट करते हुए राज्य के विकास में जो है अपनी योजनाएं बनाई हैं, धनराशि का सदुपयोग किया है, इसके आधार पर और अधिक कुछ उत्तराखंड को दिया जाना चाहिए। यह भी वित्त समिति के द्वारा आश्वासन दिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्वीकृतियां मिलेंगी, वित्तीय स्वीकृतियां, उसके आधार पर जो है उत्तराखंड के हित में बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 16वीं वित्त आयोग उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें बीते दिन वित्त आयोग ने मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ बैठक की, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी वित्त आयोग की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कई सुझाव दिए। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने कहा है कि उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। सोलर प्रोजेक्ट्स और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए मांग की है। वहीं कांग्रेस से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज का लाभ देने का भी आग्रह किया गया है। देखिए, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हमने अपने बोनस की बात की है। ग्रीन बोनस का मामला जो हमारे सांसद प्रदीप टम्टा ने लोकसभा में उठाया था, उस विषय को भी हमने रखा। हमने कहा कि 7 सिस्टर्स की तर्ज पर उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने विकास की बदौलत, विकास की कीमत पे जो है अपने जंगलों को बचाते हैं। हमारे यहाँ अच्छी रोडें नहीं बन पाती, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बन पाते, बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ का नागरिक झेलता है। तो उत्तराखंड को उसके बदले ग्रीन जो ऑक्सीजन बचाते हैं उसके बदले हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए विषय है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसमें हमने मांग किया। हमने विशेष पैकेज की मांग की है इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमने मांग की अपने सोलर प्रोजेक्ट्स और जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसके लिए हमने डिमांड्स की हैं। और हमारे स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ऐसे डेवलप कि हमारी अपनी आमदनी हो सके, स्टेट अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उस तरीके के सुझाव कांग्रेस ने वित्त आयोग के इस कमेटी को दिए। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चमोली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कर्णप्रयाग विधायक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह तिरंगा यात्रा निकाली। स्कूली बच्चों ने कर्णप्रयाग में तिरंगा यात्रा निकाली। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि भारतीय सेना के आतंकियों की नापाक हरकत को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। जब जब दुश्मनों ने हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखा है, तब तब हमारे देश के सैनिकों ने उनका मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है। उधम सिंह नगर में कई स्टेडियम के नाम बदले गए। बता दें उत्तराखंड खेल विभाग ने 4 शहरों में खेल ढांचे को एकीकृत कर नया नाम दिया है। मंगलवार को उत्तराखंड खेल विभाग ने देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और
अन्य सभी खेल व्यवस्थापनाओं का नाम बदलकर रजत जयंती खेल परिसर कर दिया। इसी तरह से गोलापौर हल्द्वानी में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी ग्राउंड, तरण ताल, मल्टीपर्पज हॉल और अन्य सभी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर तब इसे मानस खंड खेल परिसर के नाम से जाना जाएगा। मनोज सरकार स्टेडियम का नाम बदलकर शिवालिक खेल परिसर किए जाने के फैसले के खिलाफ अब बंगाली समाज भी मुखर हो गया है। ट्रांजिट कैंप स्थित गोलमड़िया में समाज के लोगों ने खेल मंत्री रेखा आर्य और बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर जोरदार विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहन खेड़ा ने किया। उन्होंने कहा कि अर्जुन अवार्डी मनोज सरकार ने रुद्रपुर ही नहीं पूरे उत्तराखंड और देश का नाम रोशन किया है। ऐसे खिलाड़ी के सम्मान में बने स्टेडियम का नाम बदलना समाज और खेल प्रेमियों की भावना को ठेस पहुंचाना है। खेड़ा ने बीजेपी पर नाम बदलने की राजनीति करने और जन भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि स्टेडियम का नाम पूर्ववत मनोज सरकार स्टेडियम रखा जाए। अर्जुन अवार्डी मनोज सरकार का 2021 में नाम रखा गया था। ये बंगाली समाज के साथ इन्होंने धोखा किया है। ये नाम बदलने वाली राजनीति खेल रहे हैं। ये कुल मिलाकर बंगाली समाज के साथ ये धोखा कर रहे हैं। हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि ये नाम नहीं बदला जाना चाहिए। जो अर्जुन अवार्डी हैं, जो हमारे लिए ओलंपियन है, ओलंपिक खेल कर आए हैं और उनका नाम बदलकर उनकी तौहीन करने जैसी बात है। वो नाम नहीं बदला जाना चाहिए। जो नाम एक बार रखा गया, इन्हीं की सरकार ने नाम रखा, इन्हीं की सरकार में नाम रखा गया 2021 में, और आज 2025 में इन्होंने फिर नाम बदल दिया। ये क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये नाम नहीं बदला जाना चाहिए था। मनोज सरकार स्टेडियम ही रहना चाहिए। हमारी मांग सरकार से ये है कि मनोज सरकार के नाम से ही स्टेडियम का नाम रहना चाहिए। महाविद्यालय परिसर में आयोजित तहसील दिवस में बड़े पैमाने पर शिकायतें आईं। इस दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए शिकायतों का उचित स्तर पर त्वरित निस्तारण जरूरी है। तहसील दिवस में राशन, पेयजल, बिजली, सड़क, पुलिस, नगर पंचायत आदि से जुड़ी कुल 41 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 18 का निस्तारण मौके पर ही किया गया। ग्राम कैथुलिया के प्रशासक फूला सिंह ने पेयजल, बिजली और सड़कों की समस्या उठाई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जन्म प्रमाण पत्र, पीएम किसान योजना, सीसी रोड निर्माण, विकलांग प्रमाण पत्र और नगर पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक गोपाल सिंह राणा और पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने अधिकारियों से कहा कि समस्याओं का समाधान यथासंभव स्तर पर शीघ्र किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। टिहरी में पौराणिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, भिलंगना ब्लॉक के नगर पंचायत घनसाली स्थित क्षेत्र के एकमात्र हनुमान मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन किया गया। जेठ माह के पहले मनाया जाने वाला हनुमान मंदिर इस वर्ष भी हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। नगर पंचायत घनसाली के सभासद गोविंद बडौनी ने बताया कि भिलंगना ब्लॉक में घनसाली का हनुमान मंदिर एकमात्र हनुमान मंदिर है जहां पर लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, जबकि जो भी व्यक्ति यहां पर बजरंग बली से कुछ मन्नत मांगता है उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वहीं उन्होंने बताया कि यहां पर कई वर्षों से मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें 12 पट्टियों के लोग दूर दराज से मेले का आनंद लेने आते हैं। आप सब चैनल वालों का धन्यवाद करता हूं। ये हनुमान मंदिर पूरे विकास खंड घनसाली के अंदर नगर पंचायत क्षेत्र और पूरा विधानसभा के अंतर्गत ये पहला हनुमान मंदिर है। भिलंगना नदी के तट पर बसा हुआ और आस्था और अटूट आस्था का केंद्र बिंदु है। ये हनुमान मंदिर संवत 248 से पहले इसका निर्माण किया गया था और ये जेठ माह के पहले मंगलवार को ये लगाया जाता है। और ये पूरे क्षेत्र का जब सारे मेले जो होते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो मेले समापन होने के बाद ही अंतिम मेला होता है। यहाँ पे दूर क्षेत्र के ये समझ लो आपकी 12-13 पट्टियों का केंद्र बिंदु है। वहाँ के स्थानीय लोग, भक्त लोग यहाँ पे इस हनुमान मंदिर के शरण में आते हैं और अपना मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।
और 35 साल से इस काम को कर रहे हैं मेले का। इससे बड़ी चरखी भी है, यहाँ जगह कम होने की वजह से हम नहीं लगा पाए। और जी भीड़ अब की बार कम है, हर साल से कम है अब की बार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बरसात के मौसम को देखते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने रानीखेत के तहसील मुख्यालय सभागार में आपदा मित्रों के साथ आपदा संबंधित एक बैठक की। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने बताया कि अभी कुछ समय पहले हमारे जिले में आपदा से संबंधित बैठक हुई थी। उसी क्रम में हमारे तहसील के अंतर्गत जितने भी आपदा मित्र हैं उनकी एक बैठक ली गई। तो जैसा कि अभी हुआ है कि विगत कुछ वर्षों से वो थोड़ा इनएक्टिव पड़े हैं, तो उनके सारे जो हमारे आपदा मित्रों के नेटवर्क हैं उनको इस बार एक्टिवेट किया जाएगा। इस आपदा वर्ष में उनका पूरी तरह से सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि वो गांव में रहते हैं और वो सबसे प्रथम रिस्पॉन्डर होते हैं और उनके पास सबसे पहले सूचना आती है। इस बार आपदा मित्रों के साथ ऐसा समन्वय स्थापित किया जाएगा कि हमें सूचना पहले मिले तथा इनको भी हम यूटिलाइज करेंगे कि वो आपदा में जाकर राहत कार्य में आगे बढ़ सके। इसी क्रम में सभी अन्य विभागों को भी सूचना दी जा रही है। अभी कुछ समय पहले हमारे जिले में आपदा से संबंधित बैठक हुई थी। उसी क्रम में आज हमारे तहसील अंतर्गत जितने भी आपदा मित्र हैं उनकी बैठक ली गई। तो जैसा कि अभी हुआ है कि विगत कुछ वर्षों से वो थोड़ा इनएक्टिव पड़े हैं, तो उनके सारे हमारे जो आपदा मित्रों के नेटवर्क है उसको एक्टिवेट किया जाएगा इस बार। और इस आपदा वर्ष में हम पूरी तरह से उनका सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि वो गाँव में रहते हैं और उनके पास सबसे प्रथम रिस्पॉन्डर होते हैं, उनके पास सबसे पहले सूचना आती है। तो इस बार ऐसा समन्वय स्थापित किया जाएगा कि हमें सूचना पहले मिले और तथा इनको भी हम यूटिलाइज करेंगे कि वो आपदा में जाके राहत बचाव कार्य में आगे बढ़ सकें। इसी क्रम में सभी अन्य विभागों को भी सूचना दी जा रही है कि आपदा मित्रों से समन्वय स्थापित कर इनका यूटिलाइज करें। उत्तराखंड वन महकमा इन दिनों अलर्ट मोड पर है। बता दें इसकी वजह उत्तर प्रदेश के एक चिड़ियाघर में बाघिन की मौत है। मौत की वजह सामने आई है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में बाघिन की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। आंकड़े उसके साझा होते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खासकर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्यों को इसके लिए एसओपी जारी की है। इसी मामले पर देहरादून का चिड़ियाघर भी अलर्ट मोड पर है। जिन मांसाहारी जानवरों को रोजाना चिकन दिया जा रहा था, बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन सभी मांसाहारी जीवों को अब दूसरी तरह का मीट खिलाया जा रहा है। देहरादून चिड़ियाघर के निदेशक विनोद कुमार लिंगवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद ऐसे जानवरों का खास ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही इनका रूटीन चेकअप भी किया जा रहा है। देखो, बर्ड फ्लू के बारे में जहाँ तक जानकारी मिली हमको, तो गोरखपुर जू में एक टाइग्रेस मतलब मादा बाघिन जो है वो उसकी डेथ हुई है। उसमें कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं कि वो बर्ड फ्लू के कारण मरी है, मगर ऐसा जो है इसके होने से उत्तर प्रदेश में एडवाइजरी जारी हुई थी कि कुछ जू को बंद कर दिया गया था, मगर उत्तराखंड में अभी ऐसा कोई वो नहीं हुआ। और जो हमारे वेटनरी से हैं तो वहाँ से वेटनरी डिपार्टमेंट से पूरी जगह से सर्चिंग हो रही है कि इसका उत्तराखंड में कहीं भी असर नहीं है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की तर्ज पर आने वाले दिनों में उत्तराखंड में वाहनों की नंबर प्लेट पर पंजीयन कोड अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में अंकित नजर आएगा। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने इस प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया है। इसके लागू होने पर वाहनों की नंबर प्लेट पंजीयन कोड यू के स्थान पर हिंदी भाषा में भी उ ख से प्रारंभ होगा। हालांकि आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार कोई भी राज्य इस तरह की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार केंद्र से ही इसकी मंजूरी दी जा सकती है। यदि निकट भविष्य में इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो परिवहन मुख्यालय के जरिए संशोधन किया जाएगा। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, हमने भी देखा है उसमें, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि हम परिवहन विभाग को इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें कि हिंदी में उ और खा लिखा जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये स्टेट का डोमेन नहीं है, ये भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से ही डिसाइड किया जाएगा। तो नियर फ्यूचर हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा लेटर प्राप्त होता है तो हमारे परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा अग्रिम कार्रवाई के लिए। पौड़ी में बीती रात निराश्रित गौवंशों को छोड़े जाने पर लोगों में आक्रोश है। बता दें, नगर निगम श्रीनगर प्रशासन की ओर से निराश्रित गौवंशों को पौड़ी के गडोली में छोड़ दिया गया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पालिका के सभासदों ने एसडीएम से इस मामले की शिकायत करते हुए
मामले की जांच उठाई है। नगर पालिका पौड़ी के वार्ड 11 से सभासद गौरव सागर के नेतृत्व में सभासद व स्थानीय लोगों ने एडीएम पौड़ी अनिल गव्याल से मुलाकात की। सभासद गौरव सागर ने बताया कि बीती रात को करीब 2 बजे नगर निगम श्रीनगर प्रशासन के 2 वाहन पौड़ी में गडौली के पास पहुंचे, जिनमें निराश्रित गौवंश थे। उन्होंने बताया कि निगम प्रशासन के क्रमिकों ने निराश्रित गौवंश को गडौली में छोड़ा, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया। हरिद्वार में यात्रियों की बस के साथ ड्राइवरों के साथ दबंगों की दबंगई सामने आई है। बता दें, माया देवी पार्किंग में गुजरात के यात्रियों के बस ड्राइवरों के साथ दबंगों ने मारपीट की, जिसके बाद से यात्रियों में नाराजगी है। चारधाम यात्रा कर लौटे यात्रियों के दल ने प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बाहरी यात्रियों से बदसलूकी करने वाले लोगों पर सख्ती करने की मांग की है। यात्रियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से यात्री उत्तराखंड और हरिद्वार की अच्छी छवि मन में लेकर यहां पहुंचते हैं, हालांकि उनसे बदसलूकी होने पर उन्हें काफी निराशा होती है। हरिद्वार के एसएसपी का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग में जो घटना अभी हुई थी उसके संबंध में अभी विस्तृत एसपी सिटी से मेरी इस संबंध में वार्ता हुई है। एक उनकी गाड़ी के साथ जो आपस में ही जो ड्राइवर्स के बीच में, जो क्लीनर्स के बीच में जो झगड़ा हुआ है, उसको लेके ये मारपीट आगे बढ़ी थी। अगर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार की घटना में सम्मिलित है या रहेगा, उसको हम पता लगाएंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। डर लगता है, जाने में कई दिक्कत होती है। सब गुंडे लोग हैं, सब हमें मारपीट करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ तो रहने वाले हैं ही नहीं। ये सब तो हरिद्वार में तो सब बोलते हैं स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग होता है? ऐसा स्वर्ग तो होता ही नहीं ना कभी। तो जैसे कुछ गए नहीं, कहीं घूमने ही नहीं गए, इधर ही है। हरिद्वार में बदमाशों ने पीएनबी एटीएम लूटने का प्रयास किया। बता दें, जिसे पुलिस ने विफल करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना सोमवार रात 2:30 बजे की है। यहां रात्रि गश्त के दौरान कनखल थाना पुलिस को दादूबाग स्थित पीएनबी एटीएम के बाहर खड़ी एक कार दिखाई दी। पुलिसकर्मियों ने एटीएम के अंदर मौजूद 2 लोगों को एटीएम काटने की आवाज सुनी और बाहर से ही शटर बंद कर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने हरियाणा के करनाल निवासी 2 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एटीएम काटने की मशीन और एक कार बरामद की है। दिनेशपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताते चलें कि दिनेशपुर में मोटरसाइकिल और स्कूटी को आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। हादसा कल देर रात हुआ था। लोगों ने डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने और पुलिस के सहयोग से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजा गया। सितारगंज में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताते चलें, सितारगंज फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिसैया बांधा निवासी देवानंद की एक पूर्व सुमन नाम की महिला से शादी हुई थी। बाद में मृतक देवानंद सिडकुल सितारगंज में काम करने लगा और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। बाद में दोनों के बीच संबंधों में दूरी बढ़ने लगी। वहीं बीते कल मृतक देवानंद गंभीर हालत में कमरे में परिजनों को मिला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी और मकान मालिक और मृतक की पत्नी के भाई पर साजिशों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है। बता दें, जिसमें देर रात 4 दोस्त घर की छत पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। इस दौरान अमन नाम के युवक ने 32 बोर का तमंचा निकाला, जिसकी मैगजीन निकालने के बाद वो खाली फायर करता रहा, लेकिन मैगजीन में एक गोली बची हुई थी, जिसके चलने से साथी के दोस्त सागर नाम के युवक के गोली लग गई। हालांकि उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।